नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, इतिहास की क्लासेस भी आपके लिए कंटिन्यूसली चल रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए हमें 3D की आवश्यकता होती है, 3D। एक तो डिज़ायर, इच्छा तो सभी के पास है। आप ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो आईएएस ऑफिसर नहीं बनना चाहता है। तो डिज़ायर सभी के पास है। डिज़ायर मतलब इच्छा, इच्छा सभी के पास है। दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब ये है दृढ़ संकल्प। तो जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत कम लोगों के पास है। और फिर है डिलीजेंस। डिलीजेंस डिलीजेंस का अर्थ होता है लगन। किसी भी परिस्थिति में प्रिजर्वेंस, किसी भी परिस्थिति में बस लगे हुए हैं। ये नहीं कि शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो हम अपनी तैयारी छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको पूरी तरीके से इन तीनों क्वालिटी को रखना होगा। डिज़ायर तो सबके पास है, टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग घर में अच्छा खेलते हैं, क्या वो सचिन तेंदुलकर नहीं है? आपको मैदान में अच्छा खेलना होगा, आपको परीक्षा हाल में अच्छा खेलना होगा, परीक्षा हाल में अच्छा सॉल्व करना होगा, और तभी आप जो है ऑफिसर बन पाएंगे, तभी आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि देखिए, मैंने अपने तरफ से कोई अभी प्रयास मैं नहीं छोड़ रहा हूं कि जो आपकी सफलता में बाधक हो, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने के प्रयास कर रहा हूं कि नोट्स की अगर ज़रूरत हो तो नोट्स आपको मिल जाए, क्लासेस आपको फ्री दिला रहा हूं, आपको इतिहास की भी क्लासेस मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि नोट्स मैं जो है क्या कहते हैं डाउनलोड कर लूँ और देख लूँ, नहीं, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका काम बनेगा ही नहीं। आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद जो है उस नोट्स को पढ़िए। नोट्स को पढ़िए मगर लिखिए नहीं, नोट्स को पढ़िए और नोट्स अपने खुद बनाइए। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अगर मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों से शेयर करने को कहेंगे या खुद भी शेयर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान सभा क्या है, और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में देखा और प्रस्तावना के विषय में देखा। आज हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे संवैधानिक विकास हुआ, आखिर संविधान क्या कहता है। संविधान एक मूल रूप से एक दस्तावेज है, वो दस्तावेज जिसके आधार पे देश का प्रशासन होता है। तो क्या शुरुआत में ही या ब्रिटिश काल से ही लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी? नहीं, लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, किस प्रकार भारत के देश को आज़ादी मिली और किस प्रकार हमारा संविधान बनता है, तो उसको हम खंडवार देखेंगे, उसको हम एक एक एस्पेक्ट में देखेंगे। तो आपको जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं उन चीज़ों को ज़्यादातर बताने की कोशिश करता हूँ, उन फैक्ट्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आप प्री मेंस या किसी भी परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, एसएससी हो, तो आपको उसमें वो काम आएंगी। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इस सेगमेंट के वाइज में, ये बहुत कम जगहों पे आप देखने को मिलते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले कंपनी शासन में होता है। आपको पता है कि भारत में 1600 में कंपनी आई। अभी आप इतिहास की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं कि 1600 में अंग्रेजी शासन आई, और कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास जो होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक रहता है, जब तक क्राउन का शासन नहीं आ जाता है, मतलब ताज का शासन। जब 1857 का विद्रोह होता है तो यह शासन किसके पास ले लिया जाता है? यह ताज के पास ले लिया जाता है। तब तक कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास होता है। उसके पश्चात भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास होता है। प्रतिनिधि सरकार क्यों? 1861 में आप देखने को आपको मिलेगा कि सबसे बार जो है 4 सदस्य चुने जाएंगे। 4 सदस्य चुने जाएंगे जो गवर्नर जनरल या वायस राय की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो ये चुनने की प्रक्रिया मतलब, और ये चुनने की प्रक्रिया मतलब प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये भारत में 1861 तक 1909 मार्लियामेंटो सुधार तक भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास होता है। फिर भारत में अकाउंटेबल या उत्तरदायी सरकार का विकास 1919 से 1947। क्या होता है उत्तरदायी सरकार? उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब कि जो जनता के प्रति
क्या जनता के प्रति वो उत्तरदायी थी? उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो है 1947 तक हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं था। तो यह केंद्र और प्रांत में जो है 2 भागों में गवर्नमेंट या सरकार का विभाजन होता है, और प्रांतीय जो सरकार होती हैं वह जो है उत्तरदायी होती है, वो जवाबदेह होती है किसके प्रति? केंद्र सरकार के बारे में। जब हम ये खंड स्टार्ट करेंगे या दोनों खंड प्रारंभ करेंगे तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम मुख्यतः जो है भारत कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कंपनी के शासन में किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ। तो सबसे पहले 1600 में कंपनी आई है और 1773 तक वह मुक्त व्यापार करती रही, और उसके ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं था, नियम कानून नहीं थे, और तब तक वह ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। किंतु 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग मतलब आपको वैसे ही इसके नाम से पता लग जाता है, जो रेगुलेट करे। रेगुलेट मतलब नियामक, नियम बनाए, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी अब जो है कंपनी के ऊपर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता का या ब्रिटिश या कंपनी या महारानी का क्या हो गया, या ब्रिटिश संसद का क्या हो गया कि जो है उसका नियम चलने लगा, या उसका जो है प्रत्यक्ष रूप से वह उसके कार्यों पर नियंत्रण करने लगी। तो अब इसके अंतर्गत क्या होता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाता है, और वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। कुछ मामलों में बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। कैसे मामले थे? सैन्य और राजस्व जैसे कुछ मामले थे, जिसमें जो है बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। अगला है, बंगाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है। देखिए, यहीं से लोकतंत्र का विकास होता है। किस प्रकार लोकतंत्र या संविधान का विकास होता है? पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता डिसेंट्रलाइज्ड होती है। जो सत्ता है या गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जाती है, या उसका विकेंद्रीकरण होता है। किस प्रकार? पहले सत्ता केंद्रीकृत होती थी, एक व्यक्ति शासन, एक व्यक्ति क्या करता था? एक व्यक्ति के ही पास सारे अधिकार होते थे। किंतु अब 4 सदस्यीय लोग जुड़ गए, मतलब इनसे भी आपको क्या होगा? इनका भी राय और मशवरा लेना आवश्यक है। यही तो लोकतंत्र है। हम लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियां प्रभावित करते हैं। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये सत्ता एक केंद्र से बढ़कर इसके पास अब कितने केंद्र हो गए? 5 केंद्र हो गए। माना जाता है, ऐसा था कि गवर्नर जनरल के पास शक्तियां सीमित थी, किंतु फिर भी 4 सदस्यों को उसकी सलाह लेना भी आवश्यक था और उनको सहमत करना भी आवश्यक था। तो लोकतंत्र अधिकतर विकेंद्रीकरण सत्ता को प्रकट करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सत्ता में शामिल करें, एक व्यक्ति के पास सत्ता ना हो। तो यहाँ आपको देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत बात लिखी है कि एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट। देखिए, संविधान में क्या होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो आप देखिए, आपने विधायिका देखा और अब ये न्यायपालिका देख रहे हैं, तो संवैधानिक विकास आपको दिख रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम एलिजा एम्पे था, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एलिजा एम्पे, क्या नाम था इनका? एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे। निजी व्यापार के कर्मचारी क्या करते थे? निजी व्यापार करते थे, तो उनके निजी व्यापार को भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। आइए अगला देखते हैं। अगला जो एक्ट है
उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। वो 1784 में दिया गया, 1784 में। अब जो कंपनी के अधीन, जो कंपनी ने जीते जो प्रदेश थे, उसे अब क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अब ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। अब और 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का, अभी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा है जिसमें 5 सदस्य थे, एक 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल। अब 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य? 6 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहां से आपको पता लगेगा कि फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता 2 हाथों में, और इनको सिविल, राजस्व और सैन्य मामले दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट मामले थे, सिविल, राजस्व और सैन्य। तो यहां आप सत्ता का 2 धुरी देख रहे हैं। एक क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या हुआ? इसी को ही द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन, डायरकी। तो डायरकी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में से। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जिसमें गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे, वह केवल वाणिज्यिक, कमर्शियल मामले देखेंगे। और अगला है, बंबई और मद्रास को पूर्ण रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपका, जो हमने देखा 1773 और 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आइए हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 किस प्रकार हमारे संवैधानिक विकास में मददगार साबित हुआ। तो इसने जो है, इसके जो 1813 का एक्ट था, इसका जो है संवैधानिक विकास में तो कम, मगर इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मगर फिर भी मैंने आपको ये सोचा कि मैं आपको पढ़ा दूं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बन कर आते हैं। आप ये मान कर चलिए कि अधिकतर एक एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनकर ही आ जाता है। पहले तो 1813 का जो एक्ट था, ये कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर देता है। वो कहता है कि भारत के साथ अब कंपनी केवल एकाधिकार में व्यापार नहीं करेगी, और भी कंपनियां जो है चाहें तो वो व्यापार कर सकती हैं, किंतु चाय का जो व्यापार था उसका एकाधिकार बना रहेगा कि भारत में अगर चाय का व्यापार करना है तो केवल कंपनी ही कर सकती है ब्रिटेन से। और चीन के साथ इसका व्यापार का एकाधिकार बना रहता है, चीन के साथ यह व्यापारिक एकाधिकार में कंपनी बनी रहती है। अगला है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो हमारे देश के धर्म में घुसने लगी है या जुड़ने लगी है या धर्म में परिवर्तन चाह रही है कि भारतीयों को अब हम ईसाइयत की ओर लेकर जाएं। तो ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। अब इस तरीके से कि जो है जब वो ऐसा काम कर रहे हैं या भारतीयों को इतना परेशान कर रहे हैं या भारतीयों का इतना शोषण कर रहे हैं, धर्म में और क्या कहते हैं उनके सामाजिक प्रभाव में भी घुस रहे हैं, तो कंपनी ने कुछ अच्छा काम भी करने का प्रयास किया कि कंपनी अपनी आय से 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान करेगी। किस पे? शिक्षा पर करेगी। ये बहुत बार प्रश्न आया था, कंपनी जो है 1 लाख रुपए खर्च करेगी शिक्षा पर। ठीक है। अब अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1833। यहाँ अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाना लगेगा। इंपॉर्टेंट है 1833 के एक्ट, 1833 एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्योंकि अब पहले बंगाल तक कंपनी की शक्तियाँ सीमित थी, किंतु अब ये शक्तियाँ असीमित हो रही हैं। ये अवध में भी पहुंच रही हैं, पंजाब में भी पहुंच रही हैं, दक्कन में भी पहुंच रही हैं। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल न कहलाकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाता है और लॉर्ड बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। मद्रास और बम्बई की विधायिका शक्तियाँ जो है समाप्त कर दी गई। इस तरीके से एक सेंटर और एक केंद्रीय व्यवस्था का जन्म हुआ है कि बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, नहीं, अब केवल बंगाल या भारत का गवर्नर जनरल होगा और वही विधायिका या विधेयक या कानून बनाएगा जो पूरे भारत या ब्रिटिश अधीन भारत पर लागू होगा। ठीक है।
अब कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां क्या कर दी गई, अब कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई और कंपनी पूर्णतः अब क्या हो गया, एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। अब व्यापारिक गतिविधियां नहीं रह गई, अब वो केवल प्रशासन का कार्य देखती है। अगला है विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग का गठन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग विधि आयोग का या लॉ कमीशन का गठन किया गया था, 1833 में, 1833 चार्टर एक्ट। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि चार्टर का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, तो चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। किस अधिकार पे कंपनी यह काम कर रही है। तो ये चार्टर एक्ट कहाँ पारित होते थे, ब्रिटिश के संसद में, कि भारत में कंपनी इन्हीं अधिकार पत्रों के द्वारा शासन करेगी। अब है विधि आयोग का गठन हुआ और परिषद में चौथा स्थायी सदस्य, जो परिषद में जो है एक विधि विशेषज्ञ को स्थान मिलता है और वह अस्थायी सदस्य होता है और उनका नाम क्या होता है, मैकाले। आज भी हम मैकाले की ही क्या है दंड संहिता पढ़ते हैं, या हमारे देश मैकाले की दंड संहिता पर काम करता है। नियुक्तियों में समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार संविधान का विकास हो रहा है कि नियुक्तियों में समानता आ रही है, मतलब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें हम समानता की बात करते हैं, किसमें, विधि के सामने समानता, और कैसे धर्म जाति लिंग के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। तो अब समानता की बात कहाँ से आई है, 1833 एक्ट पे आई है। और दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। लोगों की खरीद फरोख्त पे अगर हम अनुच्छेद क्या पढ़ें, अनुच्छेद 23 पढ़ें जिसमें बंधुआ मजदूरी, तो ये देखिए अनुच्छेद 23 की बात कर रहा है और ये अवसर की समानता की बात कर रहा है, अनुच्छेद 16। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ये अनुच्छेद 16 की बात है, नियुक्तियों में समानता, अवसर की समानता ही हुई, और ये दास प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 की बात। तो ऐसे आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। अगला देखिए, अगला जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखिए अभी तक हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, विधायिका के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेटिव बन गया, विधायिका बने जो कानून बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी 1773 एक्ट के अनुसार। अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग। तो हम देख लेंगे, विधायिका हमने देख लिया था और न्यायपालिका देख लिया था, और अब क्या आ गई, अब हमारे सामने कार्यपालिका आ गई। ये प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गवर्नर जनरल के, और परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। किसके लिए, और इन्हें 6 नए सदस्य, इन्हें भारतीय विधान परिषद कहा गया। देखिए इसने एक छोटी संसद की भांति कार्य किया। तो अब छोटा संसद हो गया कि ये जो 6 सदस्य नए जोड़े गए, इनके आधार पर ही क्या था, डिसीजन लेना था। और डिसीजन लेना किसके आधार पर, रेफरेंडम के आधार पर, मतों के अनुसार पे तो जो है बहुमत के आधार पे। यहाँ पे संसद है तो पार्लियामेंट है, तो यहाँ बहुमत के आधार पर। तो आपको एक छोटी संसद, 6 सदस्यीय ही सही, आज के मुकाबले 545 सदस्य नहीं किंतु 6 सदस्य, और यहाँ पर 4 सदस्यों को स्थानीय रूप से चुना गया। देखिए प्रतिनिधि की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिनिधित्व की तरफ। कहाँ से, वो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। और कहाँ से चुनना है, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा। ध्यान रखिएगा ये दिल्ली नहीं है, बंगाल को हम मान लीजिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, और दिल्ली की जगह आगरा। 1911 में दिल्ली राजधानी बनती है, उसके पहले दिल्ली इतना प्रमुख केंद्र नहीं था। विधि सदस्य को, जो अभी मैकाले साहब थे, विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले कैसे थे, ये अस्थायी सदस्य थे, अब कैसे हो गए, परमानेंट सदस्य हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सिविल सेवा परीक्षा पर आधारित हो गई। देखिए अवसर में समानता की बात कहाँ आ रही, सिविल सेवा अब परीक्षा के आधार पर हो गया। जो परीक्षा पास करेगा मतलब अवसर की समानता, और भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। मतलब क्या हुआ, जाति धर्म और रेस के आधार पर, मतलब किसके, जाति रेस, हम ऐसा नहीं अंग्रेजों के लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं, भारतीयों के लिए नहीं। तो जाति धर्म लिंग के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। परीक्षा हो रही है 16(4) के में, और अनुच्छेद 14 कि हम जाति के आधार पे, मतलब रेस के आधार पे, रंग के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 15। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे और हमारा साथ देंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है
कि भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। कहाँ पे? किसके? रंग के आधार पे हमने भेद नहीं किया। भारतीयों का रंग ब्राउन था, भूरा था या काला मान लीजिए, और अंग्रेज गोरे, तो रंग के आधार पर भी और परीक्षा कर दी गई। तो अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। अगला है भारत शासन अधिनियम। देखिए 1858। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ 1857 का बीच में विद्रोह हो चुका है। तो अब विद्रोह होने के पश्चात कंपनी शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज के हाथों में, मतलब क्राउन के हाथों में क्या हो जाता है, भारत का शासन चला जाता है। तो अब क्या है, शासन कहाँ चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथों में। नॉर्मली मान लीजिए उसको संसद के ही, मगर ताज जो है या क्राउन जो है रिप्रेजेंटेटिव है कैसा संसद का, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नामिक अध्यक्ष है, उसी तरीके से ब्रिटेन में ताज, मगर उस समय ताज मतलब मोनार्की थी या राजतंत्र था, मगर आज जितना राजा कमजोर है उतना राजा कमजोर नहीं था। तो शासन अब ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल को 1858 अधिनियम के तहत क्या कहा जाने लगा? वायसराय, और वो भारत का वायसराय कहलाएगा। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के पहले वायसराय थे। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब समाप्त किया गया? तो 1858 के तहत। अब एक पद का सृजन होता है जिसे भारत सचिव का पद कहा जाता है, और उसके सदस्य के लिए ये भारत सचिव जो है, ब्रिटेन जो संसद होगी और जो ब्रिटिश की सत्ता होगी उसका एक कैबिनेट मंत्री होगा भारत सचिव, और उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना होगी। 15 सदस्यीय परिषद स्थापित की जाएगी जो उसकी सहायता करेगी। तो देखिए अभी तक हमने कंपनी के राज्य में संवैधानिक विकास को देखा। अब हम प्रतिनिधित्व सरकार की आगे हम पढ़ेंगे प्रतिनिधित्व के सरकार का विकास कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लेकर आते हैं, उसके पश्चात उत्तरदायी सरकार को। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया और आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।